साथियों, ये संविधान सभा सम्मान की जो कार्यकारिणी की आज बैठक है और जो इसको कैसे कार्यक्रम किया जाए सफल, बात ये है। लेकिन वास्तव में जो हम सभी लोग काम कर रहे हैं, चाहे जिस मंच से काम कर रहे हो, उसकी सबसे बड़ी तो चिंता यही है कि संविधान कैसे बचेगा। कार्य भले दिशाएं अलग अलग हो, लेकिन संविधान बचाने की चिंता है। लेकिन हम शायद उस कारवां को बड़ा कारवां नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने अपने अहंकार या अपने स्वार्थ में या अपनी जो विचारधारा खुद की जो पनप गई है, जो इस देश के जो परिवेश है, क्योंकि यह देश विकसित सामाजिक व्यवस्था का रहा है और वो बाबा साहब ने या इस देश के प्रथम नेतृत्व ने जो समान सामाजिक व्यवस्था का एक स्रोत दिया, जो संविधान दिया, जिसमें सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कैसे जोड़ा जाएगा, तभी आपकी ताकत बनेगी, तभी आप जो है ये तमाम जो तरीके से कारवां को सफल करना चाहते हैं वो सफल तभी होगा जब इस देश में बंधुत्व की भावना पैदा होगी, जब यह देश सबका बनेगा। आज जब तक आप सबका बनाने की ताकत नहीं बना पाएंगे, तब तक ये संविधान अधर में ही रहेगा, वो ना खत्म होगा और ना संचालन हो पाएगा जिस दिशा में आप संचालन करना चाहते हैं, क्योंकि वो संविधान के रहते हुए उस विषमता को संचालित एक व्यवस्था ऐसी है जो कर रही है, के रूप में है, किसी और व्यवस्था के कारण नहीं है। और व्यवस्था अगर आएगी तो यह देश फिर टुकड़ों में जाएगा जैसा टुकड़ों में था। तो ये सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। ये संविधान से ही बच सकता है। ये संविधान को बचाने के लिए जितनी आपको चिंता है, उतना उस व्यवस्था के लोगों को चिंता होना चाहिए कि अगर इस देश में अगर मजबूत बनाना चाहते हो, तो फिर उन लोगों को जो इस देश को एक दूसरी धारा में ले जाना चाहते हैं, जिस धारा में पहले कभी देश था, तो फिर टुकड़ों टुकड़ों में बंटने की स्थिति पैदा होगी। इसलिए हमें चिंता है तो उन्हें भी चिंता होनी चाहिए। यह चिंता तब होगी जब इस देश में जो कमजोर समाज है, जिसे आप दलित कह लो, पिछड़ा कह लो, माइनॉरिटीज के लोग कह लो, ये अगर अपनी धारा को अपने को मजबूत करेंगे, अगर उस बंधुत्व की भावना में आएंगे, अगर वो जातियों में बटे रहेंगे, धर्मों में बटे रहेंगे, तो फिर ये केवल हम लोग उपदेश ही देकर अपने को शांति दे ले और ये स्थिति नहीं पैदा होगी। तो उसको जो है हमें कोई ना कोई ऐसा आधार पकड़ना चाहिए जो सबके लिए काम करता है। आज इस देश में जो वो विकृत व्यवस्था है जो काम कर रही है, आपके अधिकारों से अलग करना चाहती है, आपको इस देश में गुलाम बना के रखना चाहती है, उसका एक ही कारण है, इस देश में जो भारत को स्थान न देकर जो अपने तरीके से वो दूसरी व्यवस्था, जिसे बार बार वो न कहा जाए, लेकिन जो आप व्यवस्था को पैदा करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं वो आपको अधिकार, चाहे वो शिक्षा का रूप हो, चाहे आप जो कारोबार है, जो नौकरी है, जो आपकी खुशहाली है, जो सम्मान है, इसको तोड़ना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। तो इसको बचाने के लिए आपको एक सारे लोगों को उसी धारा पर काम करना चाहिए कि यह देश हमारा है, तो हम ये देश हम सब मिलकर चलाएंगे ना। तो उसमें भागीदारी आनी चाहिए, प्रतिनिधित्व आना चाहिए। चाहे जो संगठन चलाते हो, सब में भागीदारी का एक बोध होना चाहिए और भागीदारी दिखाई दे, आपके काम काज में भी भागीदारी दिखाई दे, आपकी शिक्षा में भी भागीदारी दे, तभी आप समता समानता की बात करते हो, तभी ये जो है बात आगे बढ़ेगी। और आप जो कहते नहीं हो कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए, तो ये शिक्षा तभी फ्री हो सकती है, तभी ये जो है सबकी एक समान शिक्षा हो सकती है जब यह देश सबका बनेगा, अर्थात जब इस देश में हर स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित होगी। अगर भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाओगे तो फिर ये तमाम इस तरह से आप करते रहिए, अपने को संतोष देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो मैं यही बात कहता हूं कि आप जो सभी लोग अपना संगठन चलाइए, जिस जो पार्टी में वो पार्टी में रहे, लेकिन समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार इसको दूर करने के लिए हमें एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो फिर प्रतिनिधित्व की बात हर जगह से उठनी चाहिए, हर जगह उस पर काम होना चाहिए। और ये लोग कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि जब तक सरकार में नहीं आएंगे तब तक ये भागीदारी नहीं होगी, वो लोग ना समझ, वो समझ ही नहीं रहे हैं, ना समझ पाए हैं
बाबा साहब उस समय जब पीछे झाड़ू आगे मटकी का टाइम था, तो उस समय से बाबा साहब ने भागीदारी का स्थान दिया था, भागीदारी के तहत काम किया था। क्योंकि जब आपकी जनसंख्या बनेगी, जब आदमी को उसके वर्ग की पहचान हो, आज इस जगह शिव कुमार ये काम कर रहे हैं, तो शिव कुमार के कार्य की पहचान होनी चाहिए, उसकी एक वैल्यू बननी चाहिए, कि तभी तो वो करते रहेंगे, नहीं तो वो आर्थिक कमजोर हो जाएंगे, बंद हो जाएगा काम। क्योंकि हमारे तमाम साथी को जो देखने को आया है, जो काम करते हैं पहले बहुत दिन तक काम करते रहते हैं, इसके बाद एक समय ऐसा आता है कि या तो वो बिक जाता है या तो फिर घर बैठ जाता है। ये हमारे साथियों में हुआ, इतने दिन का मेरा यही अनुभव रहा है। हम लोग ये जरूर कहते हैं कि वो बिक गया, वो क्यों बिक गया इसके बारे में भी समझना चाहिए। या तो हम लोगों ने साथ में नहीं आए, उसकी विचारधारा को नहीं समझे, इसलिए वो बिका, और इसलिए वो दूसरी जगह चला गया, वो आपको छोड़ के चला गया, और वो जो दूसरी जगह चला गया वो आपके बीच रहना भी चाहता है, लेकिन उससे कहीं कुछ स्थान बनने वाला नहीं। आपको अपनी ताकत को जो आगे लाना होगा, तो फिर जो आपसे गया है दूर, वो भी आपके साथ आएगा, जो दूसरी जगह खड़ा है वो भी आएगा। इस देश में विकसित सामाजिक व्यवस्था है, जिस दिन आप भागीदारी को शुरुआत कर देंगे, वो या हाथ जोड़ के आपके साथ रहेगा, या फिर इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा, या फिर इस देश के जेलों में होगा, या फिर नष्ट नाबूद होगा। इसके अलावा उसके पास कोई स्थान नहीं है। इसलिए साथियों, आप लोग अपने आप में चिंतन करिए, चूंकि सभी योग्य हैं, सभी इस देश के हिस्सेदार हैं, इसलिए सबका काम है, हर व्यक्ति को काम करना, जितने स्तर पर वो काम कर सकता है उतने स्तर पर सबको काम करना होगा। ऐसा सिस्टम बनाइए, ऐसे सिस्टम के साथ चलिए। मैं अपनी बात को यही रोकूंगा। धन्यवाद साथियों, जय भीम। उपस्थित साथियों को, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय जी को, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंत्री महोदय जी को, और भिक्षु संघ को मैं वंदना करता हूं। उपस्थित साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज भारतीय संविधान सम्मान समिति के द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन की योजना हेतु जो कार्यक्रम रखा गया है, मैं इसका हार्दिक दिल से आभार अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं, और समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश की ओर से आपको तन मन धन से सहयोग करने का आश्वासन देता हूं। जिस प्रकार से हम संगठनों का निर्माण और संगठनों का संचालन करते हैं, जिस समय संगठन की नींव रखी जाती है, उस समय जो हमारी विचारधारा पनपती है हमारे दिमाग में, उस विचारधारा को संगठन बनाने के उपरांत उस पर कड़ी मेहनत से, परिश्रम से, ईमानदारी से काम करने की जरूरत होती है। अभी महोदय जी ने बताया, तमाम लोग हैं, तमाम लोग आए और गए, कुछ लोग बैठ गए और कुछ लोग बिक गए। जो बिक गए वो बिकने के लिए आए थे, जो बैठ गए उनको समाज ने पहचाना नहीं, उनको समाज ने प्रबंधन नहीं दिया, बल्कि उनको तोड़ने का, गिराने का काम किया। लेकिन मैं ये कहता हूं, जो व्यक्ति वास्तव में संगठन में, मिशन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को चलाने के लिए आता है, वो न बिक सकता है न बैठ सकता है, वो आखिरी दम तक काम करेगा। हम भी उसी में से एक है। मैं तो आप लोगों के अनुभव में बिल्कुल बच्चों के समान हूं, उम्र में भी बच्चों के समान हूं। मैं अपने छोटे से जीवन में 2 बार सस्पेंड हो चुका हूं, लेकिन मैं बैठा नहीं हूं। 6 महीने तक मैंने अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ कैसी जिंदगी गुजारी है मैं जानता हूं। लेकिन जब हम मिशन में आ गए हैं, तो मिशन के लिए जिएंगे और मिशन के लिए मरेंगे। इस बात का आप प्रण लें, इस बात पे आप काम करें। और तमाम हमारे लोग, जब इतनी भारी संख्या में हमारे पास संगठन है, इतनी भारी संख्या में हमारे पास में बुद्धिजीवी वर्ग है, अनुभवी लोग हैं और संगठनों की भीड़ है, तो हम बाबा साहब के मिशन को बचा क्यों नहीं पा रहे? क्यों लोकतंत्र खतरे में है? क्यों भारत का संविधान खतरे में है? क्यों हमारी माताएं बहनें असुरक्षित है? क्यों हर रोज हमारी माताओं बहनों पर अत्याचार, जुर्म, ज्यादती होती है? सवाल खड़ा होता है उन संगठनों पर, सवाल खड़ा होता है उन मठों पर, उन मठाधीशों पर
जो बुद्ध के और बाबा साहब के कार्यस्थलों के मालिक बन करके बैठे हैं, उन पर भी सवाल खड़ा होता है कि जब चंदे की बात आती है, जब समाज को इकट्ठा करने की बात आती है, तो समाज के बड़े अगवाकार हो जाते हैं, लेकिन जब किसी बेटी की इज्जत उतारी जाती है, जब किसी भाई का जीवन परिवार छीना जाता है, उसको बचाने के लिए इन संगठनों में से कोई वहां पर जाकर उसकी मदद नहीं करता है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो इन संगठनों का, इन मठाधीशों का कोई भी महत्व नहीं है। कई बार की घटनाएं हुई, इतिहास गवाह है, बौद्धों का सर कत्लेआम कर दिया गया, अंबेडकरवादी विचारधारा को नष्ट करने का काम किया गया, बौद्धिस्ट विचारधारा को नष्ट करने का काम किया गया। आज जब 2024 आ रहा है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें 18 मार्च 1956 में जो वचन दिया था, उस वचन पर मरने और मिटने का समय आ रहा है। यदि आज हमने उस वचन को ना निभाया, उस वचन पे काम नहीं किया, तो हम झूठे नालायक अंबेडकरवादी सिद्ध हो जाएंगे। तो मैं आप सब साथियों से अपील करता हूं, भारतीय संविधान सम्मान समिति का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं, और जो इसका द्वितीय अधिवेशन है उसमें आप भारी संख्या में आकर के अपने विचारों को इस बात से जरूर प्रेरित करें लोगों को कि 2024 में हम संविधान को और देश के लोकतंत्र को कैसे बचाएंगे, ईवीएम को कैसे हटाएंगे। वो भी मुद्दा हमारा ही है, वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो वोट डालने का अधिकार जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने बच्चे की, अपने परिवार की किसी की चिंता न करते हुए समाज को संवैधानिक अधिकार देने के लिए, वोट का मताधिकार देने के लिए वो लंदन चले गए, और आज हम उस वोट के अधिकार को लूटने दे रहे हैं। हमारा मानवता का हनन हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है ईवीएम के माध्यम से। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा, हमारा संवैधानिक और मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। आप सबका नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम ईवीएम के खिलाफ बोलने की बात करें, जहां भी आप जाए सबसे पहले ईवीएम पर आप वार करें। जब हम ईवीएम पे वार करेंगे, निश्चित रूप से हमें अपना वोट डालने का अधिकार और हमारे आने वाली पीढ़ियों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा, वरना 2024 में यह अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। आप संगठन बनाकर और मठ बनाकर घूमते रहना, कोई किसी काम का नहीं होगा। मैं समता सैनिक दल का एक छोटा सा सिपाही हूं, यदि मेरे विचारों में कई खामियां हैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे संशोधित विचार दें, मैं उस पर काम करने का काम करूंगा। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि बाबा साहब द्वारा स्थापित भारत की यह सेना, जो लोकतांत्रिक संवैधानिक सेना है, जिसका संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सबसे पहले लिखा 1924 में, उस समता सैनिक दल के हम सिपाही हैं और उस पर जी जान से मरने और मिटने को तैयार है, बशर्ते आप लोगों का साथ मिले, आप लोगों का विचार मिले, आप हमें मार्गदर्शन दें। हम मजबूती के साथ, ताकत के साथ लड़ने का काम करेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए भारत के संविधान को बचाने पर काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और भारतीय संविधान सम्मान समिति का हम तहे दिल से आभार अभिनंदन करते हुए 18 तारीख का जो प्रोग्राम है उसमें जी जान से काम करेंगे, पूरे समता सैनिक दल को इसमें आमंत्रित करेंगे और अपना तन से, मन से, धन से सहयोग करने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।